जी, विटामिन डी की बात करें जी। विटामिन डी जो है उसके बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि विटामिन डी से इंसान के जिस्म की जो कमजोरी है वो दूर होती है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है और इससे थकान पर काबू पाया जा सकता है और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि इससे कैंसर का इलाज हो जाता है। लेकिन चंद जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि सेहतमंद अफराद को इस किस्म के जो इजाफी विटामिन हैं उनसे कोई फ़ायदा पहुंचता नहीं है। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोगों को घरों तक महदूद रहने का कहा जा रहा है, तो हम में से कई लोग इस दौरान अपनी ग़िज़ा में शामिल अज्जा की जानिब काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। तो ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि क्या वाकई हर फर्द को विटामिन डी की ज़रूरत है और क्या विटामिन डी को गैर कुदरती खुराक के तौर पर लिया जा सकता है, क्या वाकई विटामिन डी बुढ़ापे के असरात को रोक सकती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सहर, ये बताइए कि ये जो विटामिन डी के फ़वाइद बयान किए जाते हैं कि इससे इंसानी जिस्म की जो मुदाफ़ियत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो बढ़ जाती है, थकावट जो है वो कम होती है इंसान में और यहाँ तक कि कहा जाता है कि कैंसर का भी इससे इलाज हो जाता है, तो ये सारी बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। एक लास्ट चीज में मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहूंगी। कैंसर का इलाज में ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, यानी एक चीज का जो ट्रीटमेंट होता है उसके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट आपके पास ये है कि उनके विटामिन डी की सप्लीमेंट दिया जाता है, विटामिन डी की सपोर्ट दी जाती है। और अगर आप अपने विटामिन डी के लेवल्स का ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि आपको कभी कैंसर हो ही ना, अलॉन्ग विद सो मेनी अदर विटामिन। अब जो हमारे पास विटामिन डी होता है ना, उसका हमारे पास एक्चुअली दो कैटेगरी ऑफ विटामिन होती है। एक होते हैं वो जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। विटामिन डी हमारे पास जिन कैटेगरी ऑफ विटामिन में आता है वो फैट में सॉल्युबल होता है और ये हमारे पास इतनी कम खुराकों में प्रेजेंट होता है, इतनी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि इसके लेवल्स बॉडी में कंप्लीटली डेली उस तरह पूरे करना आसान नहीं है। मैं पहले इसके सोर्सेज की बात करना चाहूंगी ताकि मैं बात को आगे जस्टिफाई और एक्सप्लेन कर सकूं। विटामिन डी आप सबसे पहले सनशाइन, धूप से लेते हैं, तभी इसको सनशाइन या सनलाइट विटामिन डी कहा जाता है। अगर आपका धूप का एक्सपोजर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि डेली अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जो कि 1 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है और उसके बाद 800 इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है, आपको सनशाइन डेली लेने की जरूरत है। अलॉन्ग विद 2 ऑफ द मेन सोर्स। लोग ये भी पूछते हैं कौन सा टाइम की धूप? जी मैं आपको बताने लगी, अलॉन्ग विद 2 ऑफ द मेन सोर्सेज, ठीक है। जिस टाइम सूरज निकल के 2 घंटे हो गए होते हैं वो वाली धूप बेस्ट धूप होती है। आजकल के दिनों में आप कहते हैं 7, 7:30 से 8 बजे तक की धूप, ठीक है। यही वजह होती है कि जिन जगहों पे विंटर्स होता है उन जगहों पे, वहां पे जहाँ पे ज्यादा डार्कनेस होती है, मौसम इस तरह का होता है, लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। अलॉन्ग विद सनशाइन डेली आपको 2 रिच सोर्सेज से विटामिन लेना चाहिए। और अगर आपकी डाइट में इतना विटामिन नहीं है तो जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट विटामिन डी का अवेलेबल है आपके पास मार्केट्स में, वो होता है कॉड लिवर ऑयल। एक बड़ा चम्मच अगर आप कॉड लिवर ऑयल 440 ml 100%, 440 ml 100% का एक बड़ा टीस्पून अगर आप कॉड लिवर ऑयल ले लेते हैं अलॉन्ग विद 2 ऑफ द मेन सोर्सेज जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आपका विटामिन डी का डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट कंप्लीट हो सकता है। उन 2 सोर्सेज में आपके पास एक अंडे की लार्ज योक भी हो सकती है, उसमें आपके पास फैटी फिश भी हो सकती है जिसमें सैल्मन, ट्यूना, मैक्रेल, सार्डिन्स आ सकते हैं, उसमें आपके पास एक मुट्ठी भर बादाम भी हो सकता है, उसमें आपके पास सिर्फ 45, याद रहे 45 दूध, क्योंकि आम दूध में विटामिन डी उस तरह एडेड नहीं होता, कैल्शियम होता है, विटामिन डी नहीं होता। 45 काउ मिल्क भी हो सकता है, कोकोनट मिल्क भी हो सकता है, ऑलमंड मिल्क भी हो सकता है, सोया मिल्क भी हो सकता है, ओट मील या कोई भी फोर्टिफाइड सीरियल या फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस या फिर बटर और मार्जरीन। इन सारे सोर्सेज में से अगर आप डेली 2 सोर्स ले लेते हैं अलॉन्ग विद, जितना मैंने फिश का है, फिश के आपने 3 आउंस से ज्यादा नहीं लेने डेली, अलॉन्ग विद कॉड लिवर ऑयल, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। जब भी हम किसी विटामिन के सप्लीमेंट की बात करते हैं, सप्लीमेंट्स होता है, एक चीज होती है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है जब मैंने कोई खाना खाया, मैंने कोई सप्लीमेंट लिया, उसमें से उसका कितना % मेरी बॉडी को मिला कि वो उससे फायदा उठा सके। आपके पास जो आप विटामिन खुराक से लेते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सप्लीमेंट की निस्बत। तो अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है तो जो उसका इंजेक्शन है वो बेटर सोर्स होता है आपके पास। विटामिन डी के इंजेक्शन आपके पास पिए भी जाते हैं और विटामिन डी के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी होते हैं। जो सप्लीमेंट होता है ना वो इंट्रामस्कुलर ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो
डायरेक्ट आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। जो आप पीते हैं वो आपके स्टमक से होके जाता है, तो बॉडी को वो कम मिलता है। सनविट के नाम से अवेलेबल है, ड्रॉपलेट 3 के नाम से, इंड्रॉप डी, बहुत सारी ब्रांड्स है जिनके नाम से सप्लीमेंट अवेलेबल है। और जो आपने इंजेक्शन लेना होता है वो आपने हफ्ते में 1 बार लेना होता है, और वो भी अपने डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्राइब करके, उनसे रिकमेंड करके। फिर हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस भी आ जाती है जिसमें लोगों को विटामिन डी की ज्यादा जरूरत होती है, खासतौर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है 6 महीने के बाद से उनको जरूर कहा जाता है कि वो हफ्ते में 1 बार विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाएं। उसकी वजह यह है कि विटामिन डी का सबसे मेन काम होता है कि वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, हड्डियां मजबूत रखता है, आपके मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रखता है। तो जो प्रेग्नेंट खवातीन होती है, क्योंकि बेबी जो है, जो फीटस है, वो बहुत ज्यादा कैल्शियम यूज कर रहा होता है, उनको 6 महीने के बाद कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का कहा जाता है। मैं आपके सवाल की तरफ आ जाती हूँ, जो आपने कहा है कि ये फटीग को प्रिवेंट करता है, एकनेस बिल्कुल प्रिवेंट करता है। हमारे पास एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स इतने ज्यादा है कि उसको डायग्नोज करना मुश्किल है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है किसी और विटामिन की। लेकिन अगर ये 3-4 सिम्टम्स आपके पास इकट्ठे हैं तो आप समझ जाएंगे आपको अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराने की जरूरत है। अगर आपके मसल्स एक करते हैं तो ये विटामिन डी की कमी है। और मसल्स की दर्द के लिए विटामिन डी अच्छा क्यों है? क्योंकि विटामिन डी जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम का काम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और जो मसल्स की ब्लड वेसल्स होती है, खून की रगी होती है, उनको डायलेटेड रखता है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छी रखता है। ठीक है, तो इस वजह से खिंचाव है वो भी इसी कंडीशन में फॉल करता है कि विटामिन डी की कमी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो बोन स्ट्रेंथ है आपकी, जो बोन पेन होती है, वो भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन हो सकती है आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। जब आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि आपको मसल पेन है या बोन पेन है। जो मसल पेन होती है वो ज्यादातर लोकलाइज्ड होती है, यानी वो एक खास हिस्से पे होती है, और उसके ट्रिगर्स होते हैं ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद या फिर गलत पोस्चर में सोने के बाद वो ट्रिगर हो जाएगी। जो बोन पेन है वो बगैर ट्रिगर्स के स्टार्ट होती है, और वो पेनिट्रेटिंग होती है, चुभने वाली होती है, और वो ज्यादातर जनरलाइज्ड होती है। जो आपके दिमाग की एक्टिविटी है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो विटामिन डी इसलिए तेज करता है क्योंकि दिमाग में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं जो एक खास क्लास ऑफ केमिकल्स बनाते हैं जिनको मोनोअमीन्स कहते हैं, जिसमें आपके पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आ जाते हैं जो डिप्रेशन कम करते हैं, जिसको डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। यहां तक कि स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं बुढ़ापे में जाके अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी जो है उसको एक्सपीरियंस करने के। विटामिन डी की कमी से आपकी स्लीप, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका भी जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नींद भी खराब हो सकती है। वो अगेन आपके जो ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स की वजह से आपका बैलेंस, आपको डिजीनेस हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आपके ब्रेन में और आपके इनर ईयर में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जिन्होंने कैल्शियम को कैरी करना होता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक डिवीजन भी होती है, खवातीन और मर्द दोनों ही आपस में इस बात पे बहस कर रहे होते हैं। खवातीन भी ये कहती हैं कि हमें ज्यादा कमी होती है और हमें ज्यादा जरूरत है विटामिन डी की, और मर्द हजरात भी ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमें उस तरह से कमी नहीं हो सकती। तो ये जरा क्लियर कर दें कि दोनों जो जेंडर्स हैं उनमें किस किस एज के बाद विटामिन डी लेना, या इंजेक्शन की सूरत में या गोलियों की सूरत में या खुराक से जरूरी है दोनों के लिए? जी, जैसे मैं आपको एक बात पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप दिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं और साथ में 2 सोर्सेज लेते हैं, वो तो हर एक को चाहिए ना कि वो ले, चाहे आप खातून है चाहे मर्द है। डेफिनेटली खवातीन जो है वो ज्यादा प्रोन है विटामिन डी की कमी से। उसकी वजह ये है कि जो खवातीन है, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, और जब वो माँ बनती है, बच्चा आपकी बॉडी से तकरीबन आधा कैल्शियम लेके निकल जाता है। और विटामिन डी और कैल्शियम का चोली दामन का साथ है। आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। तो विमेन जैसे ही दे हिट चाइल्ड बेयरिंग एज, जैसे ही शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनको तो विटामिन डी उसी वक्त स्टार्ट कर देना चाहिए। मर्दों को ज्यादातर 70 साल की उम्र तक यकीन करें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती अगर वो अपनी डाइट का ख्याल रखें। और खवातीन में ये जो आपके पास, जिस तरह विटामिन डी आपके पास बोन स्ट्रेंथनिंग करता है, आपके पास बोन एडल्टहुड में बन तो जाती है लेकिन उनकी रीजनरेशन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। विटामिन डी उसकी रीजनरेशन आपके पास करता है। क्या बच्चों में भी हमें कमी नजर आती है कुछ बच्चों में कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से उन्हें भी कुछ मसाइल हो सकते हैं? जी जी, विटामिन डी जो है ना, इसकी 2 तरह की, जो भी मैं बता रही हूँ, एडल्टहुड में अगर बोन की रीजनरेशन अफेक्ट होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और अगर बच्चों में होती है तो उसको आप रिकेट्स कहते हैं। अगर आपके पास जो, और इसकी खास डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, बोइंग होती है, लेंथ की शॉर्टनिंग होती है बोन्स की, उसकी मैं काफी साइंटिफिक टर्म हो जाएगी नहीं बताऊंगी। एक्सरे की खास अपीयरेंस होती है, रिब्स की खास अपीयरेंस होती है, आपकी स्पाइन की खास अपीयरेंस होती है। दैट इज इजी टू डायग्नोज अर्ली इन लाइफ, और वो ज्यादा तब होता है जब जो माँ है वो भी विटामिन डी डेफिशिएंट रही होती है या उन एरियो में
एरिया में सनलाइट की कमी होती है, या जो डार्क स्किन लोग होते हैं, क्योंकि जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है, और जब मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है ना, तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो सनलाइट को आपकी स्किन के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करने देता। तो हमारा विटामिन डी क्योंकि स्किन में बनना ही सनलाइट से स्टार्ट होता है, तो जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कभी कभी कमी हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो अपनी खुराक में कम फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जो स्टीरॉइड्स, या अगर माँ भी कम फैटी फूड का इस्तेमाल करी थी तो बच्चा हुआ, इसकी वजह से वो बच्चा रिकेट्स को प्रोन था। मैं डिजीनेस की और फटीग की बात कर रही थी। अगर आपके पास दिमाग में कैल्शियम लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं विटामिन की वजह से, नींद की हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाता है। कैल्शियम में आपके पास स्लीप प्रमोटिंग बनाना होता है, मेलाटोनिन स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन नहीं बनता, इस वजह से विटामिन डी की वजह से आपको तो वहां पर भी नहीं फायदा देती है नींद में। अच्छा ये भी बताइए, बहुत जरूरी है, लोग ये विटामिन डी के इंजेक्शन या जब गोलियां लेते हैं तो वो डर के लेते हैं, वो कहते हैं इसका साइड इफेक्ट अगर हो गया और अगर इसकी ज्यादती हो जाए तो वो भी बड़ी खतरनाक है। ज्यादती हो जाए या एक्सेस हो जाए विटामिन डी का तो फिर क्या होता है, ये भी बताइए। अच्छा, ऐसा है कि आपके पास जितने भी विटामिन हैं उनमें जो टॉक्सिसिटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो विटामिन डी है। अव्वल तो विटामिन की टॉक्सिसिटी बहुत रेयर होती है, लेकिन अगर हो तो विटामिन डी की होती है। इससे मैं कहती हूँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ले, और यही हफ्ते में एक बार आप लेते हैं और फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, कब्ज हो सकती है, आपकी भूख गिर जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब जरूरत से ज्यादा आता है, और ये है कि नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, मूड डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है। इसलिए प्लीज, और क्योंकि जो विटामिन डी है वो खाली विटामिन नहीं है, विटामिन डी इकलौता विटामिन जो कि हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन बनाते हैं। तो प्लीज अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से, मेडिकल स्पेशलिस्ट से मशवरा करके विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले, क्योंकि ये बॉडी के बाकी हार्मोन्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर सर, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल सिर्फ मुख्तसरन जानना चाहूँगा वो ये कि विटामिन डी की तो हमने बात कर ली, आजकल चूंकि कोरोना वायरस की वबा है तो लोग सना मक्खी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं लोगों के, तो वो क्या कोरोना के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? देखिए, उसमें भी क्योंकि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ऐसी कोई भी खुराक जिसमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैं सना मक्खी को उतना ही मुफीद कहूंगी जितना कि मैं अदरक वाले कावे को मुफीद कहूंगी। ये आपकी बॉडी की जो आर्मी है, जो आपकी बॉडी में इंटरफेरॉन्स है और न्यूट्रोफिल्स है, उनको ज्यादा करते हैं। इंटरफेरॉन्स का क्या काम क्या होता है कि वो खास करके वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने वाली आर्मी जो है उसको तेज करता है, इवन कि पॉइंटली उन टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट भी कर सकता है। मगर अगेन ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं भी है, कुछ नहीं भी है, तो मैं हर तरह के कावे का जो इस्तेमाल है वो उसको मैं एनकरेज करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, आप डेली इस्तेमाल करें इसका। ठीक है, यानी कि और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो तो डेली इस्तेमाल ना करें, वो भी डेली इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी होती है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होती है इससे, सोजेश या इन्फ्लेमेशन जो है लोग कहते हैं कॉज होती है इससे। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके पास वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन ज्यादा नहीं करते हैं। बल्कि अच्छी बात है कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की जरूरत है, ताकि वो बॉडी में न्यूट्रलाइज करे ऑक्सीडेंट्स को और वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करे। अगर आप फ्लू सिम्टम्स सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना ये ट्रीटमेंट जारी रखें। तो यहाँ पर तो फिर ये भी मसला हो जाएगा कि वो जो चूंकि वो डायरिया करता है तो फिर तो ये मसाइल नहीं हो जाएंगे? सॉरी, क्योंकि वो डायरिया का बायस बनता है तो उसके मसाइल नहीं हो जाएंगे लोगों को अगर रोजाना लेंगे? अगर वो देखिए, डिपेंड करता है कि हर एक को डिफरेंट आपके पास सिम्टम्स होते हैं। हर कोरोना वायरस के पेशेंट में जीआई सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं, तो जिनमें जीआई सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, और जिनमें जीआई सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, यानी जिनको डायरिया है, जिनको डायरिया है, जिनको ब्लोटिंग हो रही है, वो इसका यूज कम करें। लेकिन जिनको जीआई सिम्टम्स नहीं है वो इसका यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम डॉक्टर साहिर चावला।